आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें जो मेन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपकी बुक में गिवन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा +1 में पढ़ रखा है। उसी को लेकर हम लोग बॉन्डिंग जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। इसमें आपका जो बेसिकली जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से आपको पता चलेगा और स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बता पाओगे कि किस तरह की उसकी शेप है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इसके बेसिक्स हैं, क्या उसके लिए बेस बना। दैट इज़ कि जो वर्नर की थ्योरी थी उसने बहुत हद तक बताया कि बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, किस तरह से होती है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। कौन कौन सी बातें थी? जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म क्यों हो रहे हैं, फॉर्मेशन क्यों हो रही है उनकी, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बन क्यों रहे हैं, किस तरह से उनके अंदर बॉन्डिंग हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन का कोई कंसेप्ट है क्या, या फिर जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से क्यों है कि बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और उसके बाहर कुछ आयंस हैं, या तो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, इस तरह से उसका कुछ एक्सप्लेनेशंस थी। फिर था कि जो बॉन्ड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो डायरेक्शनल क्यों होते हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही क्यों वो जाते हैं। दूसरा था कि एक और तीसरी बात ये थी कि जो करेक्टरिस्टिक्स थे, कौन कौन से मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी, जो मैग्नेटिक जैसे पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक क्यों है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वर्नर की थ्योरी। अब आपको पता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सॉलिड स्टेट्स में कि जब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बच जाते हैं, दैट स्पीशीज इज़ पैरामैग्नेटिक, और जब सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाते हैं तो द स्पीशीज इज़ डायामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी अभी तक पता नहीं चला। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें डीप उनके अंदर जाना पड़ेगा। किसके अंदर जाना पड़ेगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम किस तरह से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट ऑल कम्स अंडर द concept of balance bond theory. So under this topic we will start our new theory that is very important, VBT short form में कहते हैं, and the full form is valence bond theory. बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आप इसको यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उसके लिए भी। तो इसके कुछ जो पोस्टुलेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, ब्रीफ आउटलाइन होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से वो थ्योरी एक्सप्लेन करती है एवरीथिंग। ओके, सो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ कि एक सुटेबल नंबर होना चाहिए किसका? वैकेंट ऑर्बिटल्स का। किसके पास? सेंट्रल एटम के पास। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल्स क्यों होने चाहिए? और ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट जो है वो आप पढ़ चुके हो +1 में। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को किराए पर घर देना है तो आपके पास रूम्स वैकेंट होने चाहिए, राइट? तो उसी तरह से इसका बोलने का मतलब है कि जो मेटल एटम है उसके पास जो ऑर्बिटल हैं वो खाली होने चाहिए। क्यों खाली होने चाहिए? ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उनमें रख सके, और जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। इस तरह से जो है ये आगे से आगे रिलेट होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। S हो, P हो, D हो, F हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्यों? टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? लिगेंड बनाता है।
तो जो लीगेंड है वो उस वेकेंट ऑर्बिटल में जाकर लाई करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा, एंड द बॉन्ड नोन एज इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकेंड जो इसका पॉइंट है दैट इज़ कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो बनाने हैं, तो उसी जितने बॉन्ड बनने हैं ना, जितने बॉन्ड बनने हैं उतने ही उसके पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए वेकेंट, या फिर जितने ऑर्बिटल्स वेकेंट होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस तरह से जो है आप किस तरह से इसको हम समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास है Cr3 पॉजिटिव, ओके। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3। 3 पॉजिटिव की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप देखो तो ये होता है शक्ति वक्र मन फी, इस तरह से होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है वो होती है 3d5 4s1, और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपके पास बच जाएगा 3d5 4s1। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से निकल जाएंगे, यू विल गेट 3d3, ओके। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3d के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 4p, तो इसके पास जो है d ऑर्बिटल है, देन 4s है, 3d है, 4s है एंड 4p है। इसके पास ये सारे ऑर्बिटल्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, 3d3। अब ये जो क्रोमियम है दिस कैन मेक बॉन्ड्स किस किस साथ बना सकता है। अब इसके साथ कोई भी लीगेंड होगा तो वो लीगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट डिपेंड्स 1 2 3 4 5 और 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे लीगेंड की फॉर्म में मान लो अमोनिया है, NH3 है, तो यहाँ पर कितने NH3 आ सकते हैं, 6 NH3 आ सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। मतलब जो भी आपका ये मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप ये चीज़ पता कर सकते हो कि कितने बॉन्ड्स वो बनाने वाला है, व्हाट इज़ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा 3d 4s और 4p, तो इसमें जो है मेन चीज़ क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो बच गए हैं वेकेंट, इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जो लीगेंड्स जो हैं वो क्या करेंगे, दिस इज़ पॉइंट नंबर 3, लीगेंड्स जो हैं वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कहाँ जाएगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जाएगा। और जो डोनेशन की वजह से बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड जिसको बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जिस बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, लीगेंड देने वाला है। तो जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनको कौन ओवरलैप करेगा, जो लीगेंड है उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने का मतलब क्या है, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये अगर खाली है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, उसी को तो बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कि बॉन्ड तो बना लेकिन जो भी बॉन्ड बना है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ने दिए हैं। ये खाली था ऑर्बिटल और ये फिल्ड ऑर्बिटल था, ये मान लो अमोनिया का था और ये वेकेंट डी ऑर्बिटल था क्रोमियम का। तो ये क्या करेगा, ये जो फिल्ड ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो यही जो है आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट जो है वो यही कहता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर अलाउड टू ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लीगेंड्स। जो लीगेंड्स हैं उनके जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ, ओके। एंड द नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज, उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल, और या लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का क्या मतलब है, वो है कि डी ऑर्बिटल जो है, अब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है किस तरह से हो सकती हैं, ये डी ऑर्बिटल है, ये 4s है और ये 4p है, 4s 4p और 3d। ओके, सो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, अगर यहाँ पर वेकेंट है दो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, एस डी कितने हैं 2, एक एस है और पी 3, तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर इसके पूरे के पूरे ये जो ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल फिल्ड है, तो दीज टू आर नॉट वेकेंट फॉर द ओवरलैप, तो उस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बचती है, sp3 बचती है। ओके, और 4p के बाद आपका 4d भी तो आएगा, तो उसमें से भी आपके पास 4d, अगर देखो यहाँ पर ये पॉसिबल है d2sp3, sp3 भी पॉसिबल है, sp3d2 भी पॉसिबल है, sp3d2। अगर यहाँ पर वेकेंट नहीं है तो ये 4d के जो ऑर्बिटल्स हैं उसको यूज़ कर लेगा टू मेक बॉन्ड्स। तो जब आपका इनर, मतलब आपको 4d की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो होगा इनर ऑर्बिटल, और अगर आपको 4d की ज़रूरत पड़ रही है तो वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड द फिफ्थ वन इज़ नॉट ऑलवेज बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ दैट सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन जाए। वेरी रेयर, लेकिन बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सिग्निफिकेंस है बेसिकली वो क्या है और उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ हेक्सामीन क्रोमियम आयन। हेक्सामीन क्रोमियम आयन, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूलेशन कर लेते हैं। तो क्रोमियम है एंड हेक्सामीन है, दैट इज़ अमोनिया कितने हैं 6 हैं, और this is 3 positive, this will be 3 negative. आयन है ना, ये कैसा है, ये आयन है। ओके, देखो +3, सॉरी +3। अब इसका जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी मेटल है, मेटल की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। मेटल है क्रोमियम एंड द एटॉमिक नंबर इज़ 24। ये आपने अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जब किया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ओके, सो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ 3Cr3 पॉजिटिव। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है। तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद 5th और 4th यहाँ से चले गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d5, सॉरी 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉम्प्लेक्स में। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 3d3। अब हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, और देन उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले 3d d, ओके, ये है 3d के बाद आएगा 4s एंड देन 4p। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट अस फिल द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। सो ऑल अदर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दीज आर वेकेंट ऑर्बिटल्स जो इसके साथ आगे काम कर रहे हैं। तो
तो ये ऑर्बिटल जो हैं वो फ्री हैं टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, और द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए ये ऑर्बिटल्स फ्री हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है। हाइब्रिडाइजेशन है D2S एंड देन P कितने हैं 3, D2sp3। दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपके पास इसमें है 6 अमोनिया। 6 अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया जो है, अमोनिया आपको पता है स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग और डेटिव बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये क्या करेंगे अमोनिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करेंगे। ये एक अमोनिया ने कर दिया, ये दूसरे ने, ये तीसरे ने, 4th, 5th एंड 6th। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर डोनेटेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, सो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। और आपने अगर 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है और शेप होती है, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो आपको सबसे पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन पता चली। ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर है कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ किस तरह से करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ओके, एंड देन आपको पता चली इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा आपको पता चला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि इसने 6 बॉन्ड बना लिए हैं। अब हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करेंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देखो ज़रा, इसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। So this will be paramagnetic. So this is the use of valence bond theory. हम एक और एग्जाम्पल अब करेंगे. So the example is tetracyanonickelate 2. So सबसे पहले हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं. टेट्रासाइनो यानी कि CN है, कितने हैं 4 टेट्रा. निकलेट दैट मीन्स निकिल है, और इसके ऊपर चार्ज रहेगा -2. यू कैन कैलकुलेट इट एज वेल. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ जो लीगेंड्स होते हैं ना वो बहुत ही तेज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स उनको हम बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो वीक लीगेंड्स होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स क्या करते हैं वो हम देखेंगे. जो साइनो ग्रुप है एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये क्या करेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 2. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2. तो सबसे पहले हम देखेंगे निकल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2. तो निकल 2 पॉजिटिव, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है 3d8. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए किस तरह का अरेंजमेंट बनता है. 3d हम बना लेते हैं, देन 4s एंड देन 4p. 3d 4s और 4p. इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मैंने आपको यहाँ पर
क्या कहा है इसमें? सबसे पहले जो अभी हमें जो दिख रहा है, विजिबली हमें दिख रहा है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइनो जो ग्रुप है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये एक गुंडा टाइप का है। ये क्या करता है? ये आता है किराए पे घर लेने, और ये क्या करता है? ये बोलता है मुझे यही वाला रूम पसंद है, तुम इसको खाली करके अगले में शिफ्ट हो जाओ। ओके, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो यही काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो साइनो याद रख लो इसको, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस तरह से आपके दिमाग में ये फिक्स होते जाएंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। सो CN इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा एमाइन ग्रुप जो था दैट वाज अ वीक लिगेंड, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बोलते हैं कि जितना खाली हो सकता है उतना खाली कर दो। कैसे? पेयर अप हो जाओ, पेयरिंग कर लो भाई तुम, नहीं तो हम ज़बरदस्ती करवा देंगे। कैसे? अब जैसे ही साइनो ग्रुप यहाँ पर आया, इसने देखा कि अच्छा ये घर खाली हैं लेकिन इन दोनों में रूम्स में तो एक एक ही है। इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहाँ पर पेयर अप करवा दिया। ओके, सो अब देखो, यहाँ पर अब 3D जो है वो इस तरह से फिल हो गया, और इसके पास एक जो इसका सबशेल थी वो फ्री हो गई। तो इस हिसाब से आपके पास साइनो ग्रुप कितने? 4, तो इसको कितने घर रूम्स चाहिए? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ ये 3D था, ये 4s है, ये 4p, तो ये आ गई DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? DSP2। और DSP2 में जो शेप होती है वो कौन सी होती है? DSP2 में शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की या इस कंपाउंड की जो शेप आएगी दैट इज़ स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? यहाँ पे CN ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ ओवरलैपिंग, इसके साथ CN की ओवरलैपिंग और इसके साथ CN की ओवरलैपिंग। तो इस तरह से जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। ओके, हाइब्रिडाइजेशन पता चली, DSP2। ओके, अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होगा इसका? क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है? नो। तो ये कैसा होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक। ओके, आपके पास जब आप जिस तरह से आप एग्जांपल्स करते जा रहे हो अपनी नोटबुक में एक पेज बना लो जहाँ पर आप एक तरफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की लिस्ट बनाओगे और एक तरफ वीक लिगेंड्स की लिस्ट बनाओगे। सो आई गिव यू सम एग्जांपल्स। सो हियर आई हैड लिस्टेड सम ऑफ द एग्जांपल्स जो जनरली आपकी जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें इनमें से ही कोई ना कोई यूज़ हो जाएगा। Let us do one more example. हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट आयन। सबसे पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो किस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं आपको पता है, फॉर्मुलेट करो इसको अपनी नोटबुक में। COF6 और चार्ज कितना होगा इस पर? 3, और 8 लगा है तो माइनस का 3। इस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है?
3d7 4s2। और यहाँ पर सीधा सीधा बताया है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड इज़ 3 पॉजिटिव। सो CO3 पॉजिटिव में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो यहाँ पर कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6। सो अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। 3d 4s देन 4p। इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट अस फिल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप ऊपर लिस्ट में देख सकते हो फ्लोरिडो जो है दैट इज़ अ वीक लिगेंड, तो ये पेयर अप करने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें अकेले अकेले एक एक इलेक्ट्रॉन है, दे विल लाई लाइक दिस ओनली, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। और क्यों पड़े रहेंगे, क्योंकि फ्लोरीड जो फ्लोराइड है आयन है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो एक वीक लिगेंड है, तो वो पेयर अप नहीं करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो नया वाला जो भी इसमें लिगेंड अटैच होगा वो कहाँ पर अटैच होगा, वो आ जाएगा आगे। यानी कि कितने फ्लोरीन है, 6, तो यहाँ पर एक आ गया, यहाँ दूसरा, ये 3, ये 4, 4 का तो अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अब आपको आगे और चाहिए, कितने, 2 चाहिए। 4p के बाद आएगा 4d, तो यहाँ पर 1 फ्लोरीन, 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है, दैट इज़ sp3d2 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड दिस इज़ ऑल्सो, इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है वो बाहर वाला है, ये बाहर और ये इन, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या फिर हम इसको हाई स्पिन भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो आगे चला गया वो हाई स्पिन, और अगर इनर ऑर्बिटल होता तो हम उसको बोलते हैं लो स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी शेप की। तो शेप जो है वो इसकी कैसी रहेगी, अगेन ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ही बता सकते हो कि उसकी शेप क्या है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती है, दैट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, यस, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सो एग्ज़ाम में आपको इसको वर्ड टू वर्ड भी लिखना होता है अलॉन्ग विद दिस जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक बार बुक से इसको रीड करोगे NCERT से, तो यू विल नो हाउ टू राइट इट। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप हाइब्रिडाइजेशन को देखकर कैसे पता लगाओगे कि कौन सी शेप है। इस चैप्टर में आपको 4 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलेंगी, sp3 dsp2 d2sp3 sp3d2। तो इनमें जो है आपको सबसे पहले देखना है कि टोटल कितना बन रहा है ऑर्बिटल। यहाँ पर s 1 है और p 3 है, तो टोटल आ गए 4। d 1 है, s 1 है और p 2 है, तो अगेन 4। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ही कॉम्प्लेक्सेस, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह की ही हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, या तो sp3 बनेगी या dsp2 बनेगी। तो जब sp3 होता है तो आपको पता है आपके पास शेप होती है टेट्राहेड्रल, इस तरह की शेप, जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल की होती है या अमोनिया की होती है,
या आपका हाँ मीथेन की होती है इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप। और अगर DsP2 है तो ये होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर यानी कि प्लेन स्क्वायर है, यहाँ मेटल रहेगा और यहाँ पर आपके लिगेंड्स रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर की फॉर्म में प्लेन। ओके, अब नेक्स्ट है D2sp3 या फिर sp3d2। तो यहाँ पे 2D हैं, एक S है और एक 3, तो पूरा कितना हो गया 6। और यहाँ पर भी आप देखोगे 1 + 3 + 2 दैट इज़ 6। तो ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। और इन केसेस में जो शेप होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स आपने उसमें भी पढ़ रखा है। सो दिस वाज आवर VBT दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस स्टडी करेंगे विद सम एग्जांपल्स, और फिर हम न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। थैंक यू।